ये जो मनाजिर आपने अपनी स्क्रीन पर देखे, ये सूडान के शहर खार्तूम के हैं। और सूडान के हालात के बारे में आपने रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इस सब के पीछे वजह क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। According to my contacts in Khartoum, being in Khartoum, and they were telling me, we hope the United Nations and who's now in Port Sudan will sort. सूडान के कैपिटल खार्तूम में इस वक्त दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रही है, जिसमें 600 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, 5000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, मिलियंस व लोग अभी भी शहरों में फंसे हैं, जबकि लाखों लोग मुल्क छोड़कर ही जा चुके हैं। लेकिन आखिर इस सब खून खराबे के पीछे मकसद क्या है? मकसद है पावर का, इक्तिदार का, प्रेसिडेंट की कुर्सी का। जी हाँ, जो दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं उनका मोटिव कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पावर में आना है। और वो दो ग्रुप्स कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी फोर्सेस ही हैं। बिल्कुल, ये लड़ाई सूडान की आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में है, यानी आर्मी वर्सेस आरएसएफ। कुर्सी एक, लेकिन उसको चाहने वाले दो। जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो कि सूडानीस आर्मी के हेड हैं और करंटली सूडान के डी फैक्टो प्रेसिडेंट, जबकि दूसरी तरफ जनरल मोहम्मद हमदान डगोलो, जिनको जनरल हमेदी भी कहा जाता है, ये रैपिड सपोर्ट फोर्स के हेड हैं और करंटली सूडान के वाइस प्रेसिडेंट। तो देखा जाए तो लड़ाई दो जनरल्स के बीच में कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन यकीनन आप भी यहाँ हैरान हो रहे होंगे कि एक मुल्क के अंदर दो आर्मीज कैसे हो सकती हैं और हालात यहाँ तक आए कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा और सूडान की तारीख पर नज़र डालनी होगी। जो मुल्क कल्चरली रिच हो और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ हो, वो मुल्क कभी न कभी किसी दूसरे मुल्क के इन्फ्लुएंस में रह चुका होता है। और ठीक ऐसा इस मुल्क के साथ भी हुआ। सूडान को पहले ब्रिटिश रूल्स करते थे इजिप्शियंस के साथ मिलकर, और जब 1950s में राइट्स अपनी उरूज पर पहुंचे तो अंग्रेज़ यहाँ से निकल गए और फाइनली 1956 के अंदर सूडान ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। लेकिन इंडिपेंडेंस से लेकर ये मुल्क अब तक स्टेबल ना हो सका और सूडान में काफ़ी मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स देखी गई। सूडान में मेजॉरिटी अरब अफ्रीकन्स रहते हैं, जो कि मोस्टली अरब कंट्रीज से माइग्रेट होकर आए थे अफ्रीका इन अराउंड 8 और 9 सेंचुरी। लेकिन साथ साथ प्योर अफ्रीकन ट्राइब्स भी रहते हैं, जो कि मोस्टली साउथ सूडान और डारफोर के एरिया में होते हैं। डारफोर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, डारफोर एक खुश्क इलाका है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से काफ़ी रिच है। लेकिन चूँकि यहाँ पर रहने वाले लोग माइनॉरिटीज़ में शुमार होते हैं, इसलिए इनको इनका राइट, इनका हक नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से शुरू से ही ये प्योर अफ्रीकन ट्राइब्स अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन ये लेट 90s का दौर था जब इनके हाथ आया असला और इन्होंने अपने राइट्स के लिए असला उठा लिया। और अर्ली 2000s में ये लोग डारफोर के काफ़ी रीजन में अपनी दहशत फैला चुके थे और अब खुल्लम खुल्ला स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। उस वक्त के हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट उमर अल बशीर, जिनका ताल्लुक मिलिट्री से था, और इन्होंने भी 1989 के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलटकर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, जो 30 साल तक चली थी और फाइनली 2019 के अंदर जाके ख़त्म हुई थी। तो ये प्रेसिडेंट उमर अल बशीर का ही दौर था जब डारफोर के रीजन से अपराइजिंग्स हो रही थी और प्रेसिडेंट साहब को ये बात पसंद नहीं आई, तो इन्होंने अफ्रीकन ट्राइब से निमटने का काम अपने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान को सौंप दिया। जनरल बुरहान, जो खार्तूम के शहर से ताल्लुक़ रखते थे और सूडान की लीड में से थे, इनको डारफोर के रीजन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अफ्रीकन ट्राइब से निमटने का काम मोहम्मद हमदान डगोलो यानी हमेती को दे दिया। हमेती का ताल्लुक डारफोर के रीजन से था और ये इस रीजन को अच्छी तरीके से समझते भी थे, और ना सिर्फ समझते थे बल्कि इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस भी थी वहाँ पे, क्योंकि इनका ताल्लुक जंगजवी ट्राइब से था, जो कि छोटी मोटी चोरी चकारी और डाके मारा करते थे डारफोर के एरिया में, और डाके मारने के अलावा ये अफ्रीकन ट्राइब से लड़ा भी करते थे। तो जनरल बुरहान ने हमेदी को टास्क दिया अफ्रीकन ट्राइब्स को ख़त्म करने का। जी हाँ, और लिटरली ऐसा ही हुआ। हमेदी ने चुन चुन के लोगों को मारा, लोगों के गांव जला दिए, इतना खून खराबा हुआ, इतना कत्लेआम हुआ कि एक अफ्रीकन भी नहीं बचा। इसी वजह से जुलाई 2008 में प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू हुए और इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल करार दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट बशीर तो हमेदी से खुश थे कि अब कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं बचा, और इसी कारनामे पर 2013 में हमेदी को लेफ्टिनेंट जनरल के एजाज़ से भी नवाजा गया,
यानी हमेती से डायरेक्ट जनरल हमेती, और इनके मिलिशिया ग्रुप जंगजावीद को रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF का नाम देकर कंट्री की ऑफिशियल फोर्सेस में से एक फोर्स बना दिया गया, जो कि डायरेक्टली आंसरेबल थी प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को। यानी अब कंट्री में 2 पैरेलल फोर्सेस डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर थी, एक RSF और एक सुडानीज आर्मी। और कहा जाता है कि प्रेसिडेंट बशीर ने ये फोर्स आर्मी के पैरेलल इसलिए बनाई क्योंकि इनको डर था कि जिस तरह इन्होंने 1989 के अंदर मिलिट्री कू करके पावर हासिल की थी, कहीं इनके आर्मी चीफ जनरल बुरहान भी इनका तख्ता पलटकर इक़्तिदार हासिल ना कर लें। एंड गेस व्हाट, ऐसा ही हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, जब प्रेसिडेंट उमर अल बशीर की डिक्टेटरशिप को पूरे 30 साल हो चुके थे और आवाम की बस हो चुकी थी। आवाम डिक्टेटरशिप से तंग आकर सड़कों पर आ गई और डिमांड शुरू कर दी एक सिविलियन गवर्नमेंट की। पीपल वांटेड डेमोक्रेसी, और इन्हीं पब्लिक सेंटीमेंट्स का फ़ायदा उठाते हुए जनरल बुरहान और जनरल हमेती ने मिलकर प्रेसिडेंट उमर अल बशीर की हुकूमत को ख़त्म करा, उनको हाउस अरेस्ट करा और एक अपनी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर ली अंडर TSC, ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल, जिसका काम 3 साल में इलेक्शंस कराकर एक सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र करना था। पीपल वर हैप्पी, दे थॉट डेमोक्रेसी विल प्रिवेल। तो क्या ऐसा ही हुआ कि 2021 में डेमोक्रेसी आ गई? नहीं, बल्कि जनरल बुरहान, जो बज़ाहिर प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज थे, वो इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे और कई बैरून मुल्क दौरे भी किए। और इन सब में वो अकेले ना थे, बल्कि इनके साथ साथ जनरल हमेती भी थे, जो एज अ पैरेलल प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे थे, और उन्होंने भी कई बैरून मुल्क दौरे करे, और ना सिर्फ बैरून मुल्क दौरे करे बल्कि कई मुआहिदों पर दस्तखत भी किए। तो जमहूरियत तो दूर की बात, 3 साल का अरसा गुजरने के बाद भी एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, जहाँ किसी को पता ही नहीं था कि मुल्क की असल पावर है किसके हाथ में। और इसी वजह से जनरल बुरहान पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर RSF को आर्मी में शामिल करना चाहते थे, यानी आर्मी में जम करना चाहते थे, ताकि मुल्क में एक ही पावरफुल फोर्स हो जो कि आर्मी हो। और जाहिर सी बात है, ये जनरल हमेती को मंजूर ना था, क्योंकि आप खुद ही सोचें, जब RSF ही नहीं रहेगी तो जनरल हमेती की पावर ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा बड़ा मसला कि जब मुल्क में एक ही पावरफुल फोर्स होगी तो उसका हेड कौन होगा? जाहिर है अब एक म्यान में 2 तलवार तो हो नहीं सकती। तो जब इन रिफॉर्म्स पर काम होना शुरू हुआ तो जनरल हमेती को ये मंजूर ना था, और उन्होंने अपने RSF के सोल्जर्स को मुल्क के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। और आर्मी भी वार्न करती रही, दोनों तरफ से टेंशन बढ़ती रही, और बिल आखिर फाइनली 15 अप्रैल 2023 को रिपोर्टेडली फायर स्टार्ट हो गई। और तब से लेकर अब तक 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, इतने लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ हार मानने को तैयार नहीं है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टीज़ के पीछे किसी बड़े स्टेक होल्डर्स का हाथ हो। और जाहिर सी बात है, जब एक बैटल ग्राउंड तैयार हो, 2 फोर्सेज आमने सामने हो, तो आउटसाइड प्लेयर्स भी अपनी पावर शो करते हैं। जैसे कि अभी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है कि सूडान में जो वॉर है ये वेस्ट की तरफ से ट्रिगर की गई है, क्योंकि रिपोर्टेडली रशिया सूडान में अपनी नेवल बेसिस बना रहा था और उधर इन्वेस्ट कर रहा था, जिसका प्रॉमिस रिसेंटली हमेती ने अपने रशियन विजिट में किया था। बहरहाल हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।